दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, बरेली उत्तर प्रदेश से। दोस्तों नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली। दोस्तों इलेक्ट्रो होम्योपैथ को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्रचार प्रसार करने हेतु मेरे कई मित्रों का फ़ोन आया। कई के लगातार कई दिनों से और ढेर सारे समय से लगातार मैसेज आ रहे थे। तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर वीडियो बनाना चाहिए या लोगों को कुछ बताना चाहिए, जिससे कि लोगों में जानकारी बढ़े और लोग जो भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक हैं वो हमारी जानकारी प्राप्त कर अपने चिकित्सा अभ्यास में बढ़ोतरी करें, अपने चिकित्सा अभ्यास को बढ़ाएं। इसी के दौरान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से लगातार आप लोगों को अपनी वीडियो लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, आप लोगों को क्लास देते रहेंगे और आप लोग उसे सीखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के सिद्धांत से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और आप लोग उसको समझने का प्रयास करें और समझें। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के सिद्धांत बता देने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि मनुष्य के शरीर में भ्रमण करने वाले केवल दो पदार्थ चेतन पदार्थ हैं, जिनमें से एक रस या लसिका लिम्फ और दूसरा रक्त या ब्लड। इनमें से किसी एक या दोनों के दूषित होने से रोग पैदा होता है और इसमें से किसी एक या दोनों के बिगड़े बिना शरीर में कोई रोग पैदा नहीं हो सकता। अतः रोगी के रस और रक्त को शुद्ध करना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज का एक मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इसका दूसरा सिद्धांत जो है दोस्तों, शरीर में जब तक रक्त और रस नहीं बिगड़ता तब तक कोई भी रोग पैदा नहीं हो सकता। अतः रोगी के रस और रक्त को शुद्ध करना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज का एक मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इसका दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रति क्षण शरीर के भीतरी इंद्रियों के सेल्स में काम करने से वह धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं, जिससे कि इंद्रियां बनाती हैं और नष्ट पदार्थ हमेशा शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। यह नष्ट पदार्थ शरीर के अंदर रह जाने से बीमारी उत्पन्न होती है या अनावश्यक मांस उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि रक्त या रस दूषित क्यों होता है। कई जगह पे इस सवाल को मैंने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इसका मुझे कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला। मैंने जो पाया कि रक्त और रस, लिम्फ और ब्लड ये दूषित क्यों होता है। इसका दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रति क्षण शरीर के भीतरी इंद्रियां, जिन्हें सेल्स कहते हैं, सेल्स इंद्रियों के सेल्स में काम करने से वह धीरे धीरे नष्ट होते हैं, जिनसे कि इंद्रियां बनती हैं और नष्ट पदार्थ हमेशा शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। यह नष्ट पदार्थ शरीर के अंदर रह जाने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अनावश्यक मांस उत्पन्न होने लगता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि शरीर की नित्य होने वाली छीजन की पूर्ति भी लगातार होती रहती है, इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग का पुनरुत्तार होता रहता है। नष्ट रेशों को शरीर के बाहर निकालकर और उनकी जगह नए सेल्स बनाने का काम लसिका तथा रक्त द्वारा प्राप्त होता है। रक्त प्रवाहिनी धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के प्रत्येक हिस्से में ले जाती हैं और उसी रक्त को सिरा द्वारा हृदय में फिर वापस लाती हैं। रक्त संचालन द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को पुष्टि मिलती है। खाए हुए पदार्थों का सत्व मेटाबॉलिज्म द्वारा रस और रक्त में
मिल जाता है और उसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण होता है। नष्ट पदार्थों तथा विजातीय सेलों को शरीर से बाहर निकालने का काम एक्सटर्नल सिस्टम मूत्रवाहक संस्थान द्वारा होता है। यह प्रणाली शरीर के रोम रोम में पहुंचती है, जिनको कोशिकाएं कहते हैं, और यह हर हिस्से से नष्ट सेल विजातीय पदार्थ और सूत्र को एकत्रित करके मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ है कि लसीका, लिम्फ और रक्त, ब्लड ही दो पदार्थ हैं जो अपनी नालियों में बहकर वात संस्थान को बल प्रदान करते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखते हैं और उनको पुष्टि पहुंचाते हैं। लसीका वाहिनी प्रणालियां जो शरीर के अंदर अनावश्यक चीज़ें हो तथा शरीर को स्वस्थ रखते हैं और उनकी पुष्टि पहुंचाते हैं। लसीका वाहिनी प्रणालियां जो शरीर के अंदर अनावश्यक चीज़ें हों उनको, और जो सेल और जो सूत्र निरुपयोगी हो चुके हों उनको सदा श्वेत मलमूत्र द्वारा निकालती रहती हैं। वह किसी विजातीय पदार्थ को शरीर में नहीं रहने देती, अर्थात वह शरीर को शुद्ध रखने का काम करती हैं। रक्त वाहिनी रक्त द्वारा खाए हुए पदार्थों के सत्व को अंग प्रत्यंग में पहुंचाती हैं और इस प्रकार शरीर के प्रत्येक भाग का समान रूप से पोषण करती हैं। अतः लसीका और रक्त की ही मनुष्य को निरोग रखने वाली हैं और शरीर प्रदान करने वाले तरल हैं, क्योंकि आदि शक्ति भोजन पचने के बाद इनको मिल चुकी है। जब तक लसीका व रक्त शुद्ध रहते हैं और अपना कार्य ठीक करते रहते हैं तब तक मनुष्य का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है, परंतु जब दोनों में से कोई एक या दोनों दूषित हो जाते हैं तब रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम में फर्क होने से भी मनुष्य बीमार हो जाया करता है, अर्थात ये दोनों परिणाम में एक दूसरे से घट बढ़ जाएं तो स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। लसीका से संबंध रखने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे जुखाम, फोड़े निकलना, गिल्टियाँ, सूजना इत्यादि इत्यादि। रक्त बिगड़ने से रक्त विषयक बीमारियां होती हैं, जैसे नाक द्वारा या स्त्रियों में योनि द्वारा रक्त बहने लगना, दिल धड़कना, रक्त वाहिनी या रक्त प्रणाली का रक्त भरकर फूल जाना, शरीर के किसी भाग में रक्त संचय होना इत्यादि इत्यादि बीमारियां होती हैं। जिन मनुष्यों को लसीका संबंधी बीमारियां हुआ करती हैं वह कफ प्राकृतिक के मनुष्य होते हैं, और बहुत जिनको रक्त विकार हुआ करता है वह रक्त प्राकृतिक के मनुष्य होते हैं। अतः यह सिद्धांत कायम किया गया है कि मानव जाति में केवल दो मुख्य प्राकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी मनुष्य दो प्रकृतियों के होते हैं, एक कफ प्राकृतिक वाले व दूसरे रक्त प्राकृतिक वाले। कफ और रक्त का घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनमें से एक के दूषित हो जाने से दूसरा भी कुछ काल के बाद दूषित हो जाता है। ऐसी दशा में उस मनुष्य की उस समय के लिए मिश्रित प्राकृतिक बन जाती है। कुछ मनुष्य सदा से मिश्रित प्राकृतिक के होते हैं, उनको लसीका संबंधी और रक्त संबंधी दोनों प्रकार की बीमारियां हुआ करती हैं। वह प्राकृतिक का तीसरा प्रकार है। इस प्रकार निवास या रोग परीक्षा सिद्धांत कायम करके, यानी रोग के कारण को और उसके उत्पत्ति संस्थान को मालूम करके, इसी सिद्धांत के आधार पर रोग को दूर करने वाली औषधियाँ बनाई गईं। लसीका की शुद्धि के लिए और कफ विकार के उत्पन्न होने वाली सब बीमारियों को दूर करने के लिए एक प्रकार की औषधि बनाई गई, जिसका नाम है स्कालोफाल्सो S1, जिसका नाम S1 रखा गया है, स्कालोफाल्सो 1। इसी तरह रक्त को स्वच्छ रखने वाली और रक्त विकार से होने वाली कुछ बीमारियों को हटाने के लिए एक अन्य प्रकार की दवाइयाँ बनाई गईं, जिनका नाम एजेंटिको ए ग्रुप रखा गया। मिश्रित प्राकृतिक वालों को यही दवाएं अदल बदल कर दी जाती हैं अथवा लिम्फेटिक को अकेले प्रयोग किया जाता है। अतः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शास्त्र के अनुसार इलाज करते हुए रोगी के प्राकृतिक की चिकित्सा की जाती है, अर्थात यह मालूम किया जाता है कि वह कफ
प्राकृतिक का मनुष्य है या रक्त प्राकृतिक का अथवा उसकी प्राकृतिक मिश्रित है, रोगी की जो प्राकृतिक हो उसी के अनुकूल उसको दवा भी दी जाती है। यानी कफ प्राकृतिक वाले के लिए हर बीमारी में एस ग्रुप की दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि अधिकतर उसका कफ ही बिगड़ा करता है और उसी की वजह से उसको अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं या उन बीमारियों के साथ साथ कफ दूषित होना भी अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार रक्त प्राकृतिक वाले की हर बीमारी में ए ग्रुप एजेंटिगो समूह की दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि उसका रक्त ही अधिकतर बिगड़ा करता है और उसके हर बीमारी के साथ उसके रक्त में भी खराबी पाई जाती है। मिश्रित प्राकृतिक वाले दोनों समूह की दवा मिलाकर दी जाती है अथवा लिम्फेटिकों को एल ग्रुप को अकेले दिया जाता है। इसी श्रेणी में प्राकृतिक परीक्षण, जिसे हम प्राकृतिक परीक्षा कह सकते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलाज का मूल आधार प्राकृतिक है, इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक परीक्षा जानना आवश्यक है। अतः किसी मनुष्य की प्राकृतिक कैसे मालूम करना चाहिए, इसके संबंध में नीचे हम आपको और भी बातें बताएंगे जो ध्यान देने योग्य हैं, जिनको आप ध्यान से नोट आउट कर सकते हैं। प्राकृतिक मनुष्य के शरीर और सुझाव से जानी जा सकती है। रहन सहन व खान पान की आदतों से भी प्राकृतिक का बहुत कुछ पता चल जाता है। मनुष्य को बार बार होने वाली बीमारियों को मालूम कर लें तो प्राकृतिक की परीक्षा निश्चित रूप से हो जाती है। प्राकृतिक की परीक्षा करते समय देश, काल, अवस्था और लिंग यानी पुरुष है या स्त्री, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक के लक्षण शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। डील डॉल बाल। प्राकृतिक के लक्षण शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मनुष्य का डील, डॉल, बाल, रंग, नाड़ी और हृदय की गति, यह सब बातें मनुष्य के प्राकृतिक की सूचक होती हैं। प्राकृतिक के मुख्य दो भेद हैं। इनके अतिरिक्त अन्य दो प्रकार के भी मनुष्य पाए जाते हैं। अतः प्राकृतिक के कुल 4 भेद होते हैं। वह यह नंबर 1 कफ प्राकृतिक, नंबर 2 रक्त प्राकृतिक, नंबर 3 वात प्राकृतिक, नंबर 4 पित्त प्राकृतिक। एक ही प्राकृतिक के मनुष्य बहुत कम होते हैं। बहुधा मिश्रित प्राकृतिक के ही अधिकतर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो रोगी पाए जाते हैं वो मिश्रित प्राकृतिक के पाए जाते हैं। मिश्रित प्राकृतिक वालों में कफ या रक्त प्राकृतिक में से एक प्राकृतिक के लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। उनमें से किसी एक के साथ वात या पित्त का भी प्रभाव पाया जाता है। ऐसे मिश्रित प्राकृतिक के मनुष्य अधिकतर पाए जाते हैं। अनुभव से साधारणतया यह पाया जाता है कि तृण पुरुष कफ प्राकृतिक के होते हैं या इनमें अन्य तत्वों की अपेक्षा कफ प्राकृतिक बलवान होता है। इसी प्रकार स्त्रियों में रक्त अधिक बलवान होता है। बालक व वृद्धों को कफ प्राकृतिक जान लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कफ का ही प्रकोप अधिक होता है। भारतवर्ष में अकेले वात, पित्त या रक्त प्राकृतिक के मनुष्य बहुत ही कम देखने में आते हैं। प्राकृतिक जानने के लक्षण हम आपको आगे बताएंगे। इनके द्वारा प्राकृतिक मालूम करने में बड़ी सरलता होगी। किसी को शोक में रहने की आदत हो या गहरा सदमा, मानसिक अवस्था, शराब की लत हो, नशे का कारण असली यानी स्वाभाविक प्राकृतिक बदल जाया करती है। इस बात का ध्यान डॉक्टरों को हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको कफ प्राकृतिक के लक्षण बताएंगे, जिनको आप नोट कर सकते हैं। कफ प्राकृतिक के लक्षण मनुष्यों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों, होंठ मसूड़े, त्वचा का रंग हल्का पीला या सांवला होता है। शरीर में रक्त बहुत धीरे धीरे बहता है।
पाचन शक्ति, हाजमा ठीक नहीं होता है, गहरी नींद आती है, जुखाम बार बार होता है, या बाल्य अवस्था में गिल्टियाँ सूजती हैं और फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं। यदि बवासीर हुई तो बादी बवासीर होती है, खूनी बवासीर नहीं होती है। रक्त को हृदय में पहुंचाने वाली प्रणालियों में अक्सर रक्त एकत्रित हो जाता है और वह सूज जाती हैं। कफ प्राकृतिक के वाले पुरुष बहुत दुर्बल या बहुत मोटे होते हैं। इनके रक्त व पेशाब में मीठापन होता है। कफ प्राकृतिक वाले बहुधा सुस्त, डरपोक, अदूरदर्शी व स्थिर चित्त वाले होते हैं। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। कल हमारा आपको नया वीडियो मिलेगा, तो उसमें हम कफ प्राकृतिक की स्थितियों के लक्षण आपको बताएंगे और उसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। कफ प्राकृतिक वाले बच्चों के लक्षण बताएंगे, रक्त प्राकृतिक के लक्षण बताएंगे, रक्त प्राकृतिक स्त्रियों के लक्षण, पित्त प्राकृतिक सफरावरी मिजाज के लक्षण, ये सारी चीज़ें हम भिन्न भिन्न कल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार का नमस्कार। कल फिर नए क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।